तो आपने भी पढ़ी होंगी। इंडिया की जीडीपी रैंक दुनिया में चौथे नंबर से खिसककर छठे नंबर पर आ गई है। जहां हमने कुछ समय पहले यूके को पीछे छोड़ा था, वहीं अब यूके फिर से आगे निकल गया है। पहली नज़र में ये थोड़ा अलार्मिंग लगता है, लेकिन सच कहूं तो इसका असली गणित कुछ और ही है। चलिए इस मैक्रो इकोनॉमिक मिस्ट्री को आज डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद एकदम से दिमाग में आता है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है शानदार 7% की रफ्तार से और यूके की ग्रोथ रेट है मुश्किल से 1% के आसपास। तो भाई 7% की तेज रफ्तार 1% की कछुआ चाल से कैसे हार सकती है ना अजीब बात। चलिए इसके पहले क्लू की तरफ चलते हैं। सेक्शन 1, द जीडीपी ग्रोथ पैराडॉक्स। तो सबसे पहले हम जमीन पर हो रहे असल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे ये पैराडॉक्स थोड़ा और क्लियर होगा। अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी ने करीब 7% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है और इसके बिल्कुल उलट यूके मुश्किल से 1% ही ग्रो कर पाया है। अगर हम सिर्फ इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के चश्मे से देखें ना, तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें यूके से बहुत आगे होना चाहिए था। मतलब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे बिजनेस सब बढ़िया चल रहे हैं, फिर भी ग्लोबल रैंकिंग में नंबर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? सारा खेल असल में करेंसी का है। सेक्शन 2, द करेंसी एक्सचेंज ट्रैप। यही है इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन। देखिए, दुनिया भर की जीडीपी नापने का एक ही ग्लोबल स्टैंडर्ड है और वो है यूएस डॉलर। और जब हम अपनी सारी कमाई को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पूरी पिक्चर ही पलट जाती है। पिछले 1 साल में हुआ यह है कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले लगभग 9.5% नीचे गिरा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश पाउंड डॉलर के सामने करीब 4.7% मजबूत हो गया। तो समझे आप, असल प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्लो हो गया है, बल्कि मुद्दा यह है कि जब हमारी लोकल कमाई ग्लोबल लेवल पर डॉलर में कन्वर्ट होती है, तो रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से हमारा फाइनल आंकड़ा ही छोटा हो जाता है। और अगर हम इस पूरे करेंसी वाले खेल का निचोड़ निकालें, तो वो है ये एक नंबर, 14%। जी हाँ, अगर आप पाउंड और रुपी को आमने सामने रखें, तो सिर्फ 1 साल के अंदर पाउंड को रुपी के ऊपर सीधा 14% का एडवांटेज मिल गया। और इसी 14% के जंप ने हमारे 7% के ग्रोथ एडवांटेज को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया और यूके को कागजों पर हमसे आगे निकाल दिया। सेक्शन 3, द बेस ईयर इफेक्ट। अब करेंसी एक्सचेंज के अलावा एक और चीज है जिसने हमारी रैंकिंग को इम्पैक्ट किया, और वो जुड़ा है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकाउंटिंग रूल्स से। होता क्या है कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष सेट किया जाता है। पहले ये बेस ईयर 2011-12 था, लेकिन IMF को अपने ग्लोबल डेटा को अप टू डेट और स्टैंडर्डाइज रखना होता है। इसलिए उनके अपडेट के तहत इस बेस ईयर को रिवाइज करके लेटेस्ट यानी 2022-23 कर दिया गया। और इस छोटे से बदलाव का सीधा असर ये हुआ कि हमारी जीडीपी कैलकुलेशन में हमें 4% का नुकसान दिख गया। लेकिन इस नुकसान से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो 4% का लॉस है, ये 100% एक ऑन पेपर लॉस है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी इकोनॉमी अचानक से सिकुड़ गई है या काम रुक गया है। ये सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका बदलने से हुआ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था। तो अगर हम समराइज करें, करेंसी का गिरना और ये बेस ईयर वाला 4% का पेपर लॉस, इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर हमें नंबर 4 से नंबर 6 पर पहुंचा दिया। सेक्शन 4, व्हाई द रूपी फॉल्स। अब इन गणित के नंबरों से आगे बढ़कर इस बात की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों पड़ता है। अक्सर हम सुनते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। असली कारण कुछ और ही है। असल में कोई भी करेंसी तब मजबूत होती है जब देश में भारी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज आता है। जरा चीन को देखिए, वो सालाना लगभग $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है और वो सारा पैसा चीन की इकोनॉमी में आता है। इसके मुकाबले हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ $500 बिलियन के आसपास है। मतलब चीन हमसे एक्सपोर्ट के मामले में 6 से 7 गुना आगे चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो दिखाता है कि हमें डॉलर कमाने के मामले में अभी कितनी लंबी रेस दौड़नी है। फॉरेन एक्सचेंज कमाने का एक और जबरदस्त तरीका है टूरिज्म, और यहां डेटा और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक तरफ सिंगापुर है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 60 लाख है, फिर भी वो टूरिज्म से सालाना $18 बिलियन कमा लेता है। और हम 140 करोड़ की विशाल आबादी और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम टूरिज्म से सिर्फ $28 बिलियन ही कमा पाते हैं। ये कंट्रास्ट साफ दिखाता है कि ग्लोबल डॉलर्स को अट्रैक्ट करने में हम अपने असली पोटेंशियल से अभी बहुत पीछे हैं।
तो इस पूरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि अगर हमें अपनी करेंसी को परमानेंटली स्ट्रांग बनाना है तो हमें ऐसा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए जो देश में आए और फिर यहीं रुके। जिस दिन हमारे पास ऐसी स्टिकी डॉलर्स आने लगेंगे, रुपया अपने आप मजबूत होने लगेगा। सेक्शन 5 स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रैटेजीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने समझ ली, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? अगर हमें पता है कि ये स्ट्रक्चरल चुनौतियां मौजूद हैं, तो हमें अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इस हिस्टोरिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें तो रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले औसतन 3 से 4% तक डिप्रिशिएट होता ही है। यानी समय के साथ डॉलर के मुकाबले हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ये एक फैक्ट है और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। और इसका सबसे स्मार्ट और सीधा सोल्यूशन है इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। पहला स्टेप है कि अपने इन्वेस्टमेंट को देश के बाहर भी एक्सपैंड करें, और दूसरा स्टेप है कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा सीधे डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में लगाएं, जैसे कि नैस्डैक 100 या S&P 500 इंडेक्स फंड्स। जब आपका पैसा डॉलर वाले एसेट्स में होगा तो आप रुपए के गिरने वाले इफेक्ट को न सिर्फ हेज कर पाएंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में डॉलर के एप्रिशिएट होने का सीधा फायदा भी आपको मिलेगा। तो आज की इस एनालिसिस में हमने देखा कि कैसे एक्सचेंज रेट्स और बेस ईयर के मैथ्स ने हमारी जीडीपी रैंकिंग को इम्पैक्ट किया, और क्यों फॉरेन एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी के लिए इतना क्रूशियल है। अब जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज को भारी मात्रा में अट्रैक्ट करने के लिए हमारे देश का अगला सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें टूरिज्म में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है, या फिर एक्सपोर्ट्स में कोई नई क्रांति लानी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए।